रात का वक्त था। नोएडा का सेक्टर 129 ऑफिस की बिल्डिंग से एक महिला पत्रकार अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकली। रोज का रूटीन था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। समय था रात के करीब 12:45। वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित अपने दफ्तर से घर जा रही थी जब अचानक पीछे से एक स्कूटी आई। उस पर 2 लड़के सवार थे। शुरू में लगा कि बस ओवरटेक करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ मिनटों में साफ हो गया कि मामला कुछ और है। नोएडा से दिल्ली तक उस महिला पत्रकार का पीछा किया गया। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन बेखौफ बदमाश यहाँ भी नहीं रुके। क्या है पूरा मामला, पुलिस ने अब तक इस पर क्या एक्शन लिया, सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। रात करीब 1 बजे एक कार नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसके पीछे स्कूटी पर 2 बदमाश लगातार पीछा कर रहे थे। लड़के बार बार गाड़ी के करीब आ रहे थे, इशारे कर रहे थे कि रुक जाओ। वो समझ नहीं पाई कि आखिर क्यों। पहले तो उन्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन जब स्कूटी वाले बार बार रास्ता काटने लगे तो डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन स्कूटी वाले पीछा करते रहे। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि शायद वो इससे डर जाएं और पीछा छोड़ दें, लेकिन वो नहीं रुके। जैसे ही कार ट्रैफिक में थोड़ी धीमी हुई, स्कूटी पर पीछे बैठा लड़का उतरा और सीधे कार की फ्रंट विंडशील्ड पर जोर से हाथ मारा। फिर कार के साइड तक आया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। ट्रैफिक खुलते ही उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया और वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन पीछा अब भी जारी था। दोनों स्कूटी सवार बदमाश उनके पीछे लगे हुए थे। इस बार उनमें से एक ने लकड़ी का डंडा निकाला और पीछे से कार के शीशे पर वार किया। रियर विंडशील्ड टूट गई, बाईं तरफ का पिछला शीशा भी चकनाचूर हो गया। पत्रकार ने बताया, मैं डर गई थी लेकिन रुकी नहीं। मैंने अपने ऑफिस के एक कलीग को फ़ोन किया। उसने कहा कि रुकना मत, बस ड्राइव करती रहो, पुलिस को कॉल करो। उन्होंने वही किया। नोएडा से निकलकर वो DND फ्लाईवे की तरफ बढ़ी। स्कूटी वाले अब भी पीछा कर रहे थे। फ़ोन पर उन्होंने पुलिस को अपनी लोकेशन दी। रास्ता बदलते बदलते वो आश्रम की तरफ पहुंची। वहाँ कुछ टैक्सी ड्राइवर खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक महिला की कार के शीशे टूटे हैं और वो घबराई हुई है। उन्होंने तुरंत कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। जैसे ही उन्होंने कार साइड में की, स्कूटी वाले वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंची। महिला पत्रकार ने पूरा घटनाक्रम बताया, बयान लिए गए और उन्हें सनलाइट कॉलोनी थाने चलने के लिए कहा, जहां उनकी FIR दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू की, CCTV फुटेज निकाले गए। अब पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। 5 टीमें बनाई गई हैं और छापेमारी चल रही है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नोएडा से दिल्ली के बीच इतना लंबा रास्ता, लगभग 25 किलोमीटर का, और बीच में पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, कैमरे, सब कुछ होने का दावा करने के बावजूद किसी ने मदद क्यों नहीं की? पुलिस को आने में इतनी देर क्यों हुई? महिला ने खुद अपनी जान बचाई या यूं कहें किस्मत से मदद मिल गई। सूझबूझ दिखाई और दोनों आरोपियों की रिकॉर्डिंग की, पुलिस को कॉल किया और आखिर में टैक्सी ड्राइवरों की मदद से खुद को बचाया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक डर छिपा है कि अगर एक मीडिया हाउस में काम करने वाली पत्रकार भी इस तरह असुरक्षित महसूस कर सकती है, तो बाकी आम लोग कितने सुरक्षित हैं? अब इस घटना को थोड़ा बड़े फ्रेम में देखते हैं। भारत में पत्रकारों पर हमले होना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई मामले सामने आए हैं जहां रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को धमकाया गया, पीटा गया और रास्ते में रोका गया। और अब तो दिल्ली और नोएडा जैसे हाई सिक्योरिटी इलाकों में भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल है। हर साल 2 से 3 पत्रकार सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिख दिया, किसी घोटाले को उजागर कर दिया, किसी सिस्टम की पोल खोल दी। अब सोचिए, ऐसा पेशा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वही सबसे असुरक्षित बन चुका है। 2025 में भी ये सिलसिला रुका नहीं। साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक देश के अलग अलग राज्यों में पत्रकारों पर हमले, हत्याएं और धमकी की खबरें आईं। कोई रिपोर्ट छपने के बाद गायब हो गया, कोई सड़क किनारे मरा मिला, तो किसी पर मुकदमे ठोक दिए गए। जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। 35 साल के फ्रीलांस पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। 2 दिन बाद उनकी लाश एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के घर के सेप्टिक टैंक में मिली। जांच में सामने आया कि मुकेश ने दिसंबर 2025 में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 120 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया था। जिस कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर का नाम रिपोर्ट में सामने आया, वही कातिल निकला। पुलिस चार्जशीट में लिखा गया कि हत्या रिपोर्टिंग की वजह से की गई थी। सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस सिस्टम का आईना था जो सच बोलने वालों को मिटा देता है।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। सितंबर 2025 में ऊधम सिंह नगर जिले में एक लोकल पत्रकार की लाश बैराज से मिली। वो 10 दिन से लापता थे। किसी को नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, लेकिन मौत संदिग्ध थी। परिवार का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या हुई है क्योंकि वो स्थानीय भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। पुलिस ने कहा डूबने से मौत हुई, लेकिन कहानी में बहुत से सवाल अब भी बाकी है। उत्तराखंड से ही एक पत्रकार को फेक न्यूज के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं महाराष्ट्र में जुलाई 2025 में स्नेहा बारवे नाम की एक पत्रकार पर हमला हुआ। वो अवैध निर्माण और बिल्डर लॉबी पर लगातार रिपोर्ट कर रही थी। 4 जुलाई की शाम जब वो ऑफिस से निकली, मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया और बेहोश कर दिया। किसने भेजा था उन्हें, क्यों भेजा, अभी तक जवाब नहीं मिला। इधर असम में 9 मई 2025 को गुवाहाटी में द वायर के 3 पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। आरोप था कि उन्होंने कश्मीर में हुए हमले पर फेक रिपोर्टिंग की। जुलाई में दूसरा केस भी दर्ज हो गया। ऐसा कहा गया कि कानून को हथियार बनाकर चुप करवाने की कोशिश की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसे कानूनी हमला कहा, यानी हिंसा सिर्फ लाठी या गोली से नहीं होती, मुकदमे से भी पत्रकारों की आवाज दबाई जा सकती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। अगस्त और सितंबर 2025 में केरल, मणिपुर और त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमले दर्ज हुए। 30 अगस्त को केरल में एक रिपोर्टर पर हमला हुआ जब वो अवैध रेत खनन की शूटिंग कर रही थी। 21 सितंबर को त्रिपुरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम में पत्रकार को लाठी डंडों से पीटा गया और उसकी बाइक छीन ली। NHRC ने इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया और 3 राज्यों के DGP से रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट्स अक्सर वहीं अटक जाती हैं जहां से जिम्मेदारी शुरू होती है। कर्नाटक में जुलाई 2025 में पत्रकारों पर सीधा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें रिपोर्टिंग से रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। कई पत्रकारों ने बताया कि चुनाव कवरेज के दौरान उनके पोस्ट डिलीट कर दिए गए या अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें स्थान पर है। रिपोर्ट कहती है कि पत्रकारों पर हमला, ऑनलाइन ट्रोलिंग और सरकारी दबाव भारत में मीडिया की आज़ादी को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में पत्रकार पर हमले की ये घटना सिर्फ प्रेस फ्रीडम की नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा की भी कहानी है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच देश में 350 से ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए, जिनमें 30% महिलाएं थीं, और इनमें से ज़्यादातर मामले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार से आए, यानी वही इलाके जहां पत्रकारिता सबसे ज़्यादा सक्रिय है। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सिस्टम को इन हमलों की गंभीरता का एहसास है, क्योंकि ये सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि सूचना की आज़ादी पर भी हमला है, और ऐसा हमला देश की राजधानी की सड़कों पर होता है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। नोएडा से लाजपत नगर का सफ़र आमतौर पर 25 से 30 मिनट का होता है, लेकिन उस रात उस महिला पत्रकार के लिए हर मिनट 1 घंटे जैसा था। एक स्कूटी, 2 हमलावर और एक अकेली महिला अपनी जान बचाने की कोशिश में वो सुरक्षित घर पहुंची, लेकिन सवाल अभी भी हैं, क्या अब दिल्ली NCR में महिलाओं के लिए रात में सफ़र करना सुरक्षित है? क्या पुलिस का डर खत्म हो चुका है? सवाल कई हैं और जवाब तो देना होगा। खैर, अब बात करते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरों को लेकर। मुंबई के पवई में हुए रोहित आर्या बंधक कांड में अब नया खुलासा हुआ है। 61 साल की मंगला पाटनकर, जो अपनी पोती के साथ ऑडिशन के लिए स्टूडियो गई थीं, वो इस पूरे मामले की चश्मदीद हैं। उन्होंने बताया कि आर्या ने पहले कुछ बच्चों को उनके पास छोड़ा और बाकी को ऊपर ले गया। बाद में उसने उन्हें भी ऊपर बुलाया, जहां खिड़कियों पर काले पर्दे लगे थे। आर्या ने 4 बच्चों से उनके माता पिता को कॉल कराई और 1-1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही धमकी दी कि उसके पास बम है। मंगला के मुताबिक आर्या कभी मीठा बोलता तो कभी डराने के लिए दिवाली के पटाखे जलाता और कहता कि बाहर फायरिंग हो रही है। उन्होंने शक जताया कि एक महिला कर्मचारी भी उसकी साजिश में शामिल थी। मंगला ने बच्चों को संभाला, उनके माता पिता को तस्वीरें भेजी और पुलिस के पहुंचने तक हिम्मत से हालात को नियंत्रित रखा। फिलहाल मंगला अस्पताल में भर्ती हैं। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की। बिहार के मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में बाहुबली नेता और NDA प्रत्याशी अनंत सिंह पर FIR दर्ज हुई है। दुलार चंद के परिवार ने अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और कर्मवीर समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। गुरुवार शाम चुनाव प्रचार के दौरान झड़प में दुलार चंद को गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। परिवार का कहना है कि वे जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया गया। अनंत सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये साजिश सूरजभान सिंह की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और चुनावी माहौल और गर्मा गया है। आखिर में बात करेंगे तेलंगाना की। पूर्व क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। अजरुद्दीन की एंट्री से कांग्रेस सरकार को पहला मुस्लिम प्रतिनिधित्व मिल गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे जुबली हिल्स उपचुनाव से जोड़ते हुए
आचार संहिता उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने कहा कि ये अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का वादा पूरा करने का एक कदम है। अजहरुद्दीन को 6 महीने में विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, वरना मंत्री पद छोड़ना होगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं दीपेंद्र, कैमरे के पीछे हैं संदीप और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।